Ya Allah, lillah. Muhammadu Rasul Allah. आज तारीख 12 जुलाई 2024 और दिन जुम्मा का है। थोड़ी देर के बाद मैक्स 45 मिनट्स आई थिंक सो, क्योंकि काल का गणना कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ाया है। जो भी वजह रहा हो, जैसा भी वजह रहा हो, पर गणना काल का गड़बड़ाया है। इसीलिए पर I think max after 45 minutes the date will change and is known as 13th of July 2024. 4 years after that date, which India knows as 2020. अगर आप किसी भी जिम्मेदार भारतीय नागरिक से किसी भी शिक्षित भारतीय नागरिक से पूछेंगे ये 2020 मिशन 2020 तो आपको एक मुसलमान का नाम बताएगा। वो इसरो के साइंटिस्ट थे, अभी मरहूम हैं, और एक सेशन फॉर 5 years प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सम्मान में बनाया गया था उनको। भारत सरकार की या भारत की परंपरा है कि अपन राष्ट्रपति नहीं चुनते, अपन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो निवर्तमान राष्ट्रपति होते हैं कि सेवानिवृत्त होते ही राष्ट्रपति घोषित हो जाते अपने आप। There is no law, there is no circulation. Whenever president get retired, that day comes in his life, तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति,
वो स्वतः राष्ट्रपति घोषित हो जाता है। यही सर्कुलेशन है भारत सरकार का। कुछ खास मुझे याद नहीं है, और इस संबंध में उन्हीं के जरिए इस चीज़ की जानकारी है हमारा पास है कि एक बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति स्वतः घोषित होने वाले थे के जगह पे एक नए आदमी को लोकसभा और राज्यसभा ने सम्मान देने के हिसाब से, जैसे भारत रत्न होता है ना, राष्ट्रपति घोषित कर दिया। वो जो उपराष्ट्रपति थे वो स्वतः राष्ट्रपति नहीं घोषित हो पाए, और ये शासन काल जो लोकसभा का था वो भाजपा पक्ष में बैठा हुआ था। उन्हें ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और एक सेमिनार के दरमियान ही उनकी मौत हो गई थी। स्वतः स्वाभाविक ऐसे कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, या नर्वस चौक कर गया था, या ब्रेन हैमरेज कर गया। विद्यार्थियों का एक संगठन था, IMA या इसी तरह का कोई संगठन था, और सेमिनार आयोजित किया था उस विश्वविद्यालय ने या उस संस्थान ने, जिसके चीफ गेस्ट थे वो। उनसे विद्यार्थियों ने सवाल वगैरह अपनी जिज्ञासा बताई और कहा कि थोड़ा इसे शांत करें आप। उसी दरमियान उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पक्षाघात हुआ क्या हुआ मालूम नहीं, डिटेल गूगल सर्च पे, याहू सर्च इंजन पे वगैरह वगैरह पे मिल जाएगा। तो मैंने देखा कि क्या हिसाब है हमारा। तो एक्चुअली जब भी हम हमारा हिसाब देखता है तो हम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से एक बार अपना के मुखातिब कर लेता है। तो इस संबंध में जो हमारे पास जानकारी दिया वो ये है कि 9.834 मिलियन वर्ग किलोमीटर का मैप है अमेरिका का। अमेरिका के लैंड को अगर हम मापेंगे, नापेंगे, मापी करेंगे तो जो वो आंकड़ा बताता है उसका वो बताता है 9.834 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर हिंदुस्तान का देखा तो बताया 3.278 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर।
3.278 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मतलब कुल मिला के 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अंतर है। उसका पास जो जमीन है और हमारा पास जो जमीन है। आपके चाचा के पास घरारी में कितना है, कितना एकड़ खेत है आपका पास, कितना कट्ठा जमीन है, कितना बीघा जमीन है। वही हिसाब है कि हमारा पास जो जमीन है उससे 6 गुना ज़्यादा जमीन अमेरिका के पास है। कम से कम 6 गुना के आसपास। और एक्यूरेट हम बता रहे हैं आपका 9.834 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये अमेरिका का है और भारत का, हिंदुस्तान का 3.278 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो करीब करीब हो गया ना, 6 गुना ज़्यादा जमीन अमेरिका के पास, 6 गुना कम जमीन हमारा पास अमेरिका से। उसके बाद हमने उसके कैपिटल अमाउंट को देखा तो वो बता रहा है 269 ट्रिलियन डॉलर। जो है उसका अमाउंट है। $269 ट्रिलियन। इसमें बहुत कुछ समाहित है। जो सिर्फ अमेरिका का पैसा है, जिस पे 100% अमेरिका का बीज है। मैंने फिर उसके बारे में पता किया तो बताया 123.8 ट्रिलियन डॉलर। 123.8 ट्रिलियन डॉलर। मैंने कहा हिंदुस्तान का तो 49 बिलियन डॉलर, 49 बिलियन डॉलर इंडिया का कैपिटल अमाउंट है। और अमेरिका का तो 123.8 ट्रिलियन डॉलर। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में क्या अंतर होता है समझता है आप? समझता है? तो अपना पास जो पैसा है वो 49 बिलियन डॉलर है। अगर हम अपना पूरा पैसा का सोना खरीदना चाहें तो हमारा पास जो रुपया है वो 49 बिलियन डॉलर है मात्र। अमेरिका के पास 123.8 ट्रिलियन डॉलर है। बिलियन नहीं, ट्रिलियन। मिलियन से बड़ा होता है बिलियन और बिलियन से बड़ा होता है ट्रिलियन। छह गुना ज़्यादा जमीन है, इतना गुना ज़्यादा रुपया है। हमने कहा वर्ल्ड बैंक ने लोन कितना दे रखा है तो बताया कि
$145.8 ट्रिलियन वर्ल्ड बैंक का अमेरिका पे लोन है। हमने कहा हिंदुस्तान का तो $630 बिलियन। हमने कहा $630 बिलियन हिंदुस्तान को वर्ल्ड बैंक ने लोन दे रखा है जी। और इसका औकात, ये अपना औकात कितना का बता रहा है, तो जी बस $49 बिलियन। तो 630 में से 49 कम करेंगे तो कितना होगा? तो बोला 630 में से 30 कम करेंगे तो कितना होगा? मैंने कहा 600 होगा। तो बचे कितने? 19। तो 600 में से 20 कम करेंगे तो कितना होगा? 580। एक ज़्यादा बताया ना मैं आपको, 19 की जगह 20। मैंने कहा जी। तो कितना हुआ? जैसे मुझे अभी याद नहीं, ऐसे उस समय भी याद नहीं। तो उसने फिर से कहा $630 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दे रखा है। और इंडिया का अपना रुपया जिसे वो वर्ल्ड बैंक को दिखा रहा है, या वर्ल्ड बैंक उसके बारे में जानता है, वो क्या है? $49 बिलियन। तो 630 में 49 कम करेंगे तो कितना होगा? तो 630 में 30 कम करेंगे, बचे $600। $600 बिलियन। और 19 और कम करना है, तो 600 में अगर 20 कम करेंगे तो 580। तो एक ज़्यादा है तो 581। तो 581 बिलियन डॉलर औकात से ज़्यादा हिंदुस्तान को वर्ल्ड बैंक ने लोन दे रखा है। कितना? 581 बिलियन डॉलर। जब हिंदुस्तान अपना औकात $49 बिलियन बता रहा है। तो इस हिसाब से अमेरिका का देखे तो 123.8 ट्रिलियन अमेरिका का अपना औकात है। और वर्ल्ड बैंक ने उसे लोन दे रखा है $145.8 ट्रिलियन। तो 145 में से 123 कम करेंगे तो कितना बचेगा? तो 5 में से 3 कम किया, 2 बचा। 4 में से 2 कम किया, 2 बचा। एक में से एक गया, शून्य हो गया। माने $22 ट्रिलियन। जितना अमेरिका का औकात है उससे ज़्यादा $22 ट्रिलियन होता है, वो वर्ल्ड बैंक ने लोन दे रखा है अमेरिका को। और हिंदुस्तान को $581
बिलियन डॉलर, जब उसका औकात है 49 बिलियन डॉलर। तो इस आंकड़े को अगर हम देखें जो हमने बताया आपको, देखें कि क्या समझ में आता है। अमेरिका को 123.8 ट्रिलियन डॉलर का सामर्थ्य है। अहाँ के बैंक के बैलेंस कतेक छियो? 5 करोड़ रुपया छै। आ लोन कतेक की अछि? तो या करीब 90-92 लाख रुपया लोन छै। अब 5 करोड़ रुपया उस आदमी के पास है सेविंग अकाउंट में जमा, और करीब 95 लाख रुपया का उसने लोन ले रखा है। अब अगर उससे बैंक या ऋणदाता जब कभी चाहे, जब कभी भी अपने ऋण को वापस ले सकते हैं। 5 करोड़ रुपया है ना, पर इन दोनों का हिसाब देखें, अपना हिंदुस्तान का और अमेरिका का, तो उसका 123.8 ट्रिलियन डॉलर मात्र है, और लोन 145.8 ट्रिलियन डॉलर का है। जितना औकात है उसका, उससे 22 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा। कहां से अदा करेगा वो? अगर ऐसा हो संयुक्त राष्ट्र संघ में, जैसे अभी ईरान इजराइल का मसला चल रहा है, साथ में यूक्रेन मास्को का मसला भी चल ही रहा है, अफगानिस्तान सुलझा नहीं है, पाकिस्तान में भूखमरी यूं ही व्याप्त है 2021 से, अभी तक समाधान नहीं निकला। हिंदुस्तान में 26 रुपए किलो बिकने वाला आटा 36 रुपए किलो से नीचे जा ही नहीं रहा है। श्रीलंका में दिवालिया पन घोषित हो गया, मतलब श्रीलंका दिवालिया हो गया। जब तब चाइना कहता है हम ताइवान को कब्जा कर लेगा। ऐसे में नाटो समर्थित जो वो 35 देश हैं के खिलाफ अगर चाइना, रसिया और इस्लामिक कंट्री संयुक्त राष्ट्र संघ में वक्तव्य दे दिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व बैंक को, वर्ल्ड बैंक को ये आदेश उसी तरह जारी कर दिया जैसे मास्को के प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन पे अटैक करने के इल्जाम में इंटरनेशनल कोर्ट ने
गिरफ्तार कर लेने का आदेश जारी कर दिया था, तो ये अमेरिका कहां से अपना पैसा चुकाएगा? ये नाटो समर्थित जो 35 देश हैं, क्या ये लोग अमेरिका की मदद करेंगे? अगर अपन इतिहास देखें तो उस नाटो में कम से कम 2 कंट्री के इतिहास को अपन लोग ठीक से देखें। एक जर्मनी है, दूसरा जापान। जर्मनी माने हिटलर होता है, नाजीवादी। जापान पे अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम पटका था। इतिहास में उससे पहले परमाणु बम का प्रभाव कोई नहीं जानता। मेरे हिसाब से उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं जानता। ऐसे ही अपना हिंदुस्तान का भी है। 49 बिलियन डॉलर बस आपका पास रुपया है और आपने लोन ले रखा है 581 बिलियन डॉलर ज्यादा। कहां से चुकाएंगे हम लोग? या तो चाइना, मॉस्को मतलब रशिया, रूस, तमाम इस्लामिक कंट्रियों के हाँ में हाँ भरें, वो दूसरी बात है। कि चाइना, मॉस्को या तमाम इस्लामिक कंट्री आज उस रास्ते पे चल रहे हैं कि उनके किसी भी वक्तव्य को हम गलत नहीं ठहरा सकते अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। What should to be happen when the pageant is such? अगर मान लो ये चाइना, रसिया, तमाम इस्लामिक कंट्री इस नाटो के राह पे चल पड़े तो क्या होगा हमारा? थोड़ा दिन पहले का उदाहरण देखे नहीं आप, 2021 का। 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाया गया, करीब 150 से ऊपर के मेंबर्स ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। एक असगर चाइना अपोजिट वोट कर दिया और प्रस्ताव खारिज हो गया। फिर प्रस्ताव लाया गया, फिर चाइना विपक्ष में वोट कर दिया, फिर प्रस्ताव खारिज हो गया। फिर एक प्रस्ताव लाया गया, फिर चाइना विपक्ष में वोट कर दिया और फिर प्रस्ताव खारिज हो गया। 2 बार तो मुल्क की बात थी, और तीसरा वाला जो प्रस्ताव खारिज हुआ उसमें एक आदमी को आतंकवादी
घोषित करना था उसके क्रियाकलापों के हिसाब से, जिसका कुछ सच तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के पास रहा है। फिर भी प्रस्ताव के विपक्ष में चाइना ने वोट किया और प्रस्ताव खारिज हुआ। फलतः वो आदमी आज भी एक बाइज्जतदार नागरिक संयुक्त राष्ट्र संघ कहला रहा है। अमेरिका का मालूम नहीं, पर हम लोगों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनते हैं, या एस जयशंकर से सुनते हैं, या अमित शाह से सुनते हैं, या वो गृह मंत्री क्या नाम है उनका, कि होम मिनिस्टर हैं, उनसे सुनते हैं। ये 3-4 नाम अधिकतर बयान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान तो कभी कभी आता है, पर इन 3 का बयान जब तब आता है। हम दुनिया के तीसरे महान अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। क्या मतलब है ये सब चीज का, या क्यों मैं यहाँ ये बयान दे रहा हूं, समझना पड़ेगा और समझें, वरना चमक उठी थी 1857 में, वो तलवार पुरानी थी। कहने का मतलब है तलवार थी, और ऐसा नहीं कि आज हमारा पास तलवार नहीं है। हाँ, चमक नहीं रहा है। बहुत सा पाउडर आता है ना, इस पात्र में चमक पैदा करने के लिए। इस रोर तो समझता हूं कि आप समझा होगा कि मैं क्या समझ रहा हूं और आप तक क्या संवाद पहुंचाना चाह रहा हूं। In the Amica language में आओ and out।